चैप्टर 389। रात का समय था और खिड़की के बाहर क्रिम्सन मून बादलों के पीछे छुप चुका था। पर्दे से गुजरती हल्की सी चांदनी की रोशनी बस बड़ी चीज़ों को फेंट आउटलाइन दिखाती थी। बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, बाकी सब कुछ अंधेरे में डूब गया था। रूम में घना सन्नाटा था और डार्कनेस खुद एक थीम बन गई थी। क्लेन इसी इन्वायरमेंट में शांत बैठा था, बिना जल्दी किए। उसकी आंखें डॉक्टर एरन पर टिकी थी, जो बेड पर चैन से सो रहा था, और उसका दिमाग भी अभी भी ड्रीम के इमेजरी को डाइसेक्ट कर रहा था। विल ऑसेप्टिन, और उसके हाथ में आखिर में जो कार्ड बचा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्लेन ने धीरे से सोचा, एलओटीएम की दुनिया में हर ड्रीम एक रेवल्यूशन होती है, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब है ये इमेजरी रैंडम नहीं होती, बल्कि सिंबल्स के थ्रू एक सच्चाई का हिंट देती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब सीधा सीधा था फेट। उसने अपने माइंड पैलेस में क्विक एसोसिएशंस बनाई। बड़ा सिल्वर स्नेक जो स्टीपल के चारों तरफ कॉयल था, क्या ये स्नेक ऑफ मर्क्यूरी का सिंबल हो सकता है? अगर हाँ, तो विल का इशू किसी रैंडम कर्स या सील्ड आर्टिफैक्ट का नहीं, बल्कि खुद डेस्टिनी से लिंक्ड है। क्लेन के थॉट्स और गहरे होते गए। अगर सच में स्नेक ऑफ मर्क्यूरी इन्वॉल्व है तो बात बहुत हैवी हो जाती है। सीक्वेंस 1 के लेवल का एग्जिस्टेंस, जो गॉडहुड के सबसे करीब है, उसका नाम ही एक अथॉरिटी है। सिर्फ इमेजिन करने पर ही उसका वजन महसूस होता है। लेकिन फिर कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया। अगर स्नेक ऑफ मर्क्यूरी जैसा एंटिटी सच में इन्वॉल्व है, तो फिर विल जैसा एक बच्चा कैसे बचा रहा? एमॉन जैसे एग्जिस्टेंस ने तो सिर्फ एक अवतार से ग्रे फॉग को ब्रीच कर दिया था। तो फिर ये एक छोटे से बच्चे के केस में क्या पॉसिबल है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और लेयर्ड सीक्रेट छुपा था। इसी पॉइंट पर क्लेन ने अपने अंदर डिसीजन ले लिया, नहीं, मुझे इससे दूर रहना होगा, ये सुसाइड के बराबर है। अपने आप को रिमाइंड करते हुए मैजिशियन का एक प्रिंसिपल, चैलेंज द इम्पॉसिबल, लेकिन अपना डेथ वारंट साइन करके नहीं। डॉक्टर एरन का नाइटमेयर अभी कंट्रोल में था, उसकी वाइफ सेफ थी, और पेपर क्रेन का केस ऑफिशियली हैंडओवर हो सकता था। बियॉन्ड दैट, शेरलॉक मोरियार्टी के लिए इसमें घुसना खुद को ग्रेव डिग करने जैसा होता। उसने अपना ब्लैक ग्लव्ड हाथ ड्रेसिंग टेबल पर रखा, हल्की सी पुश दी और धीरे से खड़ा हो गया, अपने अंदर एक हैवी साह दबा के। क्लेन का एनालिसिस क्लियर था। नाइटमेयर डायरेक्टली नाइटमेयर पाथवे का इफेक्ट नहीं था, क्योंकि एरन के बॉडी में रेत लाइक ट्रेसेस नहीं थे। मतलब ये एक स्पिरिट वर्ल्ड का रिविलेशन था जो डेलिबरेटली इम्प्लांट हुआ था। और पेपर क्रेन सिर्फ एक मीडियम था, एक लोकेटर जिससे एरन का एस्ट्रल प्रोजेक्शन टारगेट किया गया था। थियोरेटिकली क्लेन खुद भी बुक ऑफ सीक्रेट्स का एक चैप्टर में दिए गए मेथड से पेपर क्रेन यूज़ करके एस्ट्रल प्रोजेक्शन को फॉलो कर सकता था, लेकिन वो खुद जानता था कि अभी उसके लेवल पर यह वेंचर सुसाइड होता। फिर भी उसका डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसने एरन के वॉलेट में से पेपर क्रेन निकाला और अपने केन के टिप पर रखा। एक क्लासिकल डिविनेशन सेटअप बन गया। ही रिपीटेड सॉफ्टली, विल ऑसेप्टिन्स करंट लोकेशन। 7 बार चैंट करने के बाद एक हल्की सी ब्रीज चली, ऐसी जैसे किसी ने डायरेक्टली उसके सोल पर ठंडी हवा छोड़ी हो। कॉइन और केन का पॉइंटर बेड की तरफ झुका जहाँ डॉक्टर एरन सो रहा था। क्लेन फ्राउंड, मतलब विल और एरन के लोकेशन ओवरलैप कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता था, बल्कि एक लेयर्ड पजल। क्यूरियस होने के बावजूद उसने डिसाइड किया कि पेपर क्रेन को उठा के ग्रे फॉग पर ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ सेफ होगा। ये स्टेप भी क्लेन की फोरसाइट दिखाता था। वो ऑलरेडी एक डुप्लीकेट क्रेन फोल्ड करके लाया था। वैसे भी उसकी फोल्डिंग स्किल्स एक बच्चे से भी खराब थी। ये स्वैप करके उसने इंश्योर किया कि अगर कल को चर्च या नाइट हॉक्स इन्वेस्टिगेट करें तो उनके डिविनेशन डेड एंड में चले जाएं। अपनी खुद की स्मार्टनेस पर उसने थोड़ा इंटरनली अप्लॉज दिया। फिर एक छोटी सी डिविनेशन से कंफर्म किया कि स्वैप सेफ है, और रियल पेपर क्रेन को साथ लेके घर आ गया। 15 मिनट स्ट्रीट में वापस उसने रिचुअल सेटअप किया और खुद को समन करके क्रेन को ग्रे फॉग पर ले गया। ब्रॉन्ज टेबल पर क्रेन को रख कर उसने केयरफुली देखा। कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लगा, लेकिन जब उसने ड्रीम डिविनेशन किया तो एक इमेजरी सामने आई। एक डार्क रूम, विल ऑसेप्टिन एक चेयर और डेस्क के पास बैठा था, एक लेग की कमी के बावजूद एक स्ट्रेंज डिग्निटी के साथ। उसके हाथ में 2 स्टैक्स ऑफ टैरोट कार्ड्स। उसके पास वुडन ब्लॉक्स अरेंज थे, एक औरोबोरस, एक स्नेक जो अपने ही टेल को खाता है। बाहर से पानी बहने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, टूसॉग रिवर की तरफ हिंट। सीन बस यहीं ख़त्म हो गया। क्लेन ने अपने फिंगर से ब्रॉन्ज टेबल पर टैप किया और साइलेंट रिफ्लेक्ट किया। तो ये सच में स्नेक ऑफ मर्क्यूरी और उसका डोमेन फेट से लिंक्ड है, और इंटरफेरेंस की वजह से मेरी पहले की डिविनेशन ओवरलैप दिखा रही थी। डिसीजन क्लियर था, कल पेपर क्रेन रिटर्न करके डॉक्टर एरन को सब्टली गाइड करना है कि वो ये इशू ओवरनाइट चर्च के पास ले जाए। ऑफिशियल्स के लिए छोड़ दो, ये मेरे बस का नहीं है।
उसने चकल किया, बात लिया और बेड पर क्रॉल करके सो गया। और तब आया एक और ट्विस्ट, ड्रीम के अंदर एक और प्रेजेंस। रूम में क्लेन अपने आप को बुक ऑफ सीक्रेट्स पढ़ते हुए देखता है। डोर क्रीक करता है और एक फिगर अंदर आता है। ग्रे कोट, लॉन्ग थिन फेस, इंटेलिजेंट डार्क ब्लू आइज, एक नाइटमेयर। क्लेन का पहला थॉट कैप्टन, लेकिन नेक्स्ट सेकंड सेल्फ डिप्रिकेटिंग लाफ, नहीं ये कोई और है। इसने उसके ड्रीम में कैजुअली एंट्री की। उसने क्विकली बुक ऑफ सीक्रेट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू लेडीज एस्थेटिक मैगजीन ताकि सस्पिशन न लगे, और एक स्माइल के साथ न्यू कमर को ग्रीट किया। नाइट हॉक कैजुअली बैठ गया और बोला, एरन तुमसे सुबह मिला था? क्लेन ने काम रिप्लाई दिया, हाँ। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेटिव Q&A हुआ। नाइटमेयर डिटेल्स, ब्लैक टावर, सिल्वर स्नेक, पेपर क्रेन की स्टोरी। क्लेन ने सब कुछ एक डिटेक्टिव की क्लैरिटी में नरेट किया। जब उसने पेपर क्रेन का मेंशन किया, नाइट हॉक कैप्टन विजिबली सरप्राइज्ड हुआ। उसने पोलाइट बाउ किया और ड्रीम से रिपल्स के साथ वैनिश हो गया। क्लेन ने बस ब्लैंकली उस सीट की तरफ देखा जहां नाइटमेयर अभी बैठा था। क्लियर था अब चर्च अपना काम करेगी, चाहे उन्हें असली क्रेन मिले या उसका डुप्लीकेट। ग्रे फॉग उन्हें कुछ भी रिवील नहीं करने देगा। उसने अपना हेड टिल्ट किया और एक छोटी सी साय ली। कितना नॉस्टैल्जिक लगता है, एक बार फिर से नाइट हॉक्स के साथ इनडायरेक्टली मुलाकात हुई। चैप्टर 390। संडे की सुबह मिन स्ट्रीट के छोटे से फ्लैट के अंदर अभी भी थोड़ी वार्म थी, जो क्लेन की ब्रेकफास्ट की खुशबू से बनी थी। एक प्लेन ब्रेड रोल, थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम और एक कप गर्मा गर्म ब्लैक टी। जैसे ही उसने कप टेबल पर रखा, फेमिलियर डिंग डोंग की आवाज़ हुई। आ गए, क्लेन ने अपने दिल में कहा। उसने एक्सपेक्ट किया था कि माइक जोसेफ आएगा, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो उसके साथ डॉक्टर एरन भी था। एरन ने बिना किसी इंट्रोडक्शन के तुरंत बोला, शेरलॉक, मैंने कल रात फिर वही नाइटमेयर देखा, मुझे लगता है ये नॉर्मल नहीं है। क्लेन ने एक आर्टिफिशियल स्माइल बनाई और उसको अंदर बुलाया, पर उसने अगला स्टेप एंटिसिपेट नहीं किया था। एरन ने अपनी लेदर वॉलेट से एक नीटली फोल्ड किया हुआ पेपर क्लेन निकाला और डायरेक्टली क्लेन के सामने रख दिया। डू यू थिंक यही प्रॉब्लम है? जैसे ही मैंने इसे अपने पास रखना शुरू किया, नाइटमेयर शुरू हो गए। क्लेन की आंखों ने उस क्रेन पर कैजुअली ग्लैंस किया और तुरंत फ्रीज हो गया। उसके लिप्स के कोने हिलने वाले थे, जैसे वो हंसी को रोक रहा हो। अगर उसके अंदर क्लाउन का ट्रेनिंग ना होता तो शायद अभी रिपोर्टर माइक और डॉक्टर एरन दोनों उसकी मास्क स्लिप होती देख लेते। ये तो उस क्रेन से भी अगली है जो मैंने बनाई थी। क्लेन के माइंड में तुरंत एक सार्कास्टिक साय आया। क्या पुअर हैंडीक्राफ्ट स्किल्स नाइट हॉक्स की एक पुरानी ट्रेडिशन है, या फिर ये भी कोई हिडन रिक्वायरमेंट है? उसे तुरंत समझ आ गया, नाइट हॉक्स ने कल रात ही स्टेल्थ में एंट्री ली होगी एरन के घर और वॉलेट से क्रेन को स्विच कर दिया होगा। लेकिन वो वॉलेट ऑलरेडी एक फेक क्रेन रखता था जो क्लेन ने ग्रे फॉग के ऊपर फोल्ड की थी। अब रिजल्ट ये था, ओरिजिनल गॉन, फेक ऑलरेडी देयर, और अब एक और अगलियर फेक इनसाइड। क्लेन को एक ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। उसने काम टोन में कहा, मे बी आई सजेस्ट आप दोबारा कैथेड्रल जाओ और बिशप से बात करो। हमें हमेशा बिलीव करना चाहिए कि हमारे गॉड्स हम पर नज़र रखते हैं। और उसने अपने चेस्ट पर एक ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम बनाया। क्लेन के माइंड में एक मिस्चीवियस थॉट आया, जब नाइट हॉक्स को ये क्रेन वापस मिलेगा उनकी रिएक्शन प्राइसलेस होगी। रिपोर्टर माइक जो साइड पर खड़ा था सॉफ्टली चकल्ड, शेरलॉक तुम सच नहीं बोल रहे हो, तुम्हें तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए। क्लेन ने काम स्माइल के साथ जवाब दिया, फेथ भी एक तरह का मेडिसिन है। माइक ने शोल्डर्स उचका कर कहा, फेयर एनफ, चल फिर लेट्स गो। अगले दिन क्लेन और माइक ईस्ट बोरो के अंदर घुसे। नैरो एलीज, वेट लॉन्ड्री की स्मेल और हंगरी फेसेस उनका वेलकम कर रहे थे। हर इंटरव्यू एक कॉइन के एक्सचेंज में होता था। एक फुल पाउंड देकर माइक ने इंश्योर किया कि सब एक्सेप्ट करें, क्योंकि भूखे पेट सच बोलना मुश्किल होता है। डेजी कंपैरेटिवली लकी थी। उसने अपना काम दोबारा शुरू कर लिया, कपड़े धोना, आयरनिंग और बार्टर करके फूड ले आना। लेकिन रेस्क्यूड गर्ल्स का 2/3 हिस्सा अभी भी डेस्परेट था। उनका ट्रॉमा के साथ साथ अब सर्वाइवल का भी फाइट चल रहा था। कुछ फैमिलीज अपनी डॉटर्स को टेम्परेरी जॉब्स में भेज रही थी, पर रियलिटी में वो लो पेड और एक्सप्लॉयटेटिव काम होते थे, और जो सबसे वल्नरेबल थी वो स्ट्रीट गर्ल्स बनने की तरफ धकेली जा रही थी। एक दिन उन्हें रेस्क्यू किया गया और अगली रात फिर से सड़कों पर खड़े होने पर मजबूर थी। माइक का चेयरफुल रिपोर्टर मास्क उतर गया। उसकी आंखों में सिर्फ साइलेंस और हेल्पलेसनेस थी। क्लेन ने भी एक हैवी साह लिया, लेकिन उसने अपनी प्रोफेशनल काम मेंटेन की। शाम होने तक माइक ने फाइनली कहा, शेरलॉक तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ सेफ रहा, वरना उन रोग गैंगस्टर्स ने मुझे ज़रूर ब्लैकमेल कर लिया होता। क्लेन ने पोलाइटली हेड टिल्ट करके कहा, इज़न्ट दैट एक्जैक्टली व्हाई यू हायर्ड मी? उन दोनों के बीच एक हैवी साइलेंस रहा जब तक वो स्ट्रीट के कोने पर नहीं पहुंचे। माइक ने एक डीप ब्रेथ ली और बोला,
अपने आर्टिकल में मैं एक अपील करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को कैपिम की स्टेट यूज़ करनी चाहिए, एक बर्जेरी फंड बनाकर, जिसका एनुअल इनकम उन रेस्क्यूड गर्ल्स के लिए हो जो अपनी ज़िंदगी दोबारा रिबिल्ड करना चाहती हैं। सेफ तो एम्प्टी हो गया, पर उसकी प्रॉपर्टीज़ तो इलीगल मनी से खरीदी गई हैं, वही असली जस्टिस होगा। क्लेन ने उसकी तरफ गहराई से देखा और सॉफ्टली कहा, यू आर द बेस्ट रिपोर्टर आई हैव एवर मेट। माइक ने एक टाइट स्माइल के साथ हैट उठाया। दुनिया में हमेशा आइडियलिस्ट रहेंगे शेरलॉक, मैं अकेला नहीं हूँ। और फिर 10 पाउंड्स क्लेन को देकर वो कैरिज में चला गया। मीनवाइल एक और कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में सिटी ऑफ सिल्वर के अंदर डेरिक बर्ग अपने छोटे कमरे में एक ट्रैप बीच की तरह पेश कर रहा था। उसने कल ही चीफ कॉलिन को रिपोर्ट किया था, लेकिन उससे लग रहा था कि चीफ ने उसकी बात को लाइटली ले लिया। क्या अगर क्वारंटीन के बाद वो लोग अंदर कुछ हॉरर ले आए, क्या पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा? उसके अंदर का गिल्ट और हेल्पलेसनेस को उसको कॉन्स्टेंटली खाता जा रहा था। उन्होंने डिसाइड किया, मैं टेरर गैदरिंग का वेट करता हूँ, मिस्टर फूल, जस्टिस, मिस्टर हैंगमैन, इन सब से मुझे आंसर मिलेगा। उसने अपने आप को काम करने की कोशिश की, लेकिन उसके स्टेप्स रुक नहीं रहे थे। फाइनली जब मैसानियाक वॉइस उसके माइंड में घूमी, प्रिपेयर फॉर द गैदरिंग, तब उसका चेस्ट रिलीफ से हल्का हो गया। डेरिक बेड पर लेट गया, जैसे कि बस फैटीग से सो रहा हो। उसने अपना हार्ट फास्ट बीट करते गिना और फिर उसके आसपास का वर्ड डिसॉल्व हो गया। द ग्रे फॉग, द लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल, द टावरिंग थ्रोन। डेरिक ने आंखें खोली और फौरन देखा मिस जस्टिस और मिस मैजिशियन अपोजिट साइड पर बैठी थी। उनके चीयरफुल ग्रीटिंग्स घूम गए। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल, गुड आफ्टरनून। क्लेन जो ग्रे फॉग के पीछे बैठा था काम नोट कर रहा था, लेकिन अंदर से वो साइमल्टेनियसली द वर्ड को मैनिपुलेट कर रहा था, जैसे एक वेंट्रीलोक्विस्ट अपने पपेट को कंट्रोल करता है। ऑड्रे ने अपना टिपिकल जेंटल स्माइल रखा, लेकिन अंदर से वो कैपिम केस के बारे में एक्साइटमेंट से फट रही थी। मिस्टर फूल क्या पर्सनली इन्वॉल्व हुआ था या उनका कोई प्लेस्ड एम्परर कार्ड का क्या मतलब था? लेकिन उसने रिस्ट्रेंट दिखाया। अपनी टेलीपैथी सेंसेस से उसने क्विकली स्कैन किया। द सन बहुत ज़्यादा एंग्शियस, क्लियरली कुछ मेजर हुआ है सिटी ऑफ सिल्वर में। द मैजिशियन फोर्स इनडिसिसिव और क्यूरियस, शायद एम्परर कार्ड के बारे में। द हैंगमैन एल्जर सरप्राइजिंगली गुड मूड में, पोशन डाइजेस्ट हो गया होगा। द वर्ड क्लेन का अवतार, यूजुअली ग्लूमी अनरीडेबल प्रेजेंस, ट्रूली द नेमेसिस ऑफ अ स्पेक्टेटर। साइलेंस को ब्रेक किया एल्जर ने। उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ऊपर देखा और कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मैंने रोज़ेल की डायरी के 3 नए पेजेस पाए हैं। फोर्स के कान तुरंत खड़े हो गए। रोज़ेल की डायरी? क्लेन ने अपना काम स्माइल रखा। वॉट डू यू वॉन्ट इन एक्सचेंज? एल्जर की आंखें उस कार्ड की तरफ गईं जो मिस्टर फूल के हाथ के पास प्लेस था। उसने अपने अंदर की ईगरनेस दबाई और कहा, आई वॉन्ट टू नो वॉट एग्जैक्टली इज दैट कार्ड। चैप्टर 391। ऑड्रे की आंखें हाफ टर्न थी, चिन हल्का सा उठा हुआ। वो एक पल के लिए सिंपल सी खुशी महसूस कर रही थी, एक छोटा सा वैनिटी प्लेजर जो उसको याद दिला रहा था कि वो अब भी उस छोटी सी मिस्टीरियस दुनिया का हिस्सा है जिसे वो इतना पसंद करती है। उसकी नज़र सीधा स्टोन पिलर की तरफ गई जो डोम को संभाल रहा था। वहाँ पर हल्के से कार्व किए हुए सिंबल्स थे, पुराने, थोड़े फेडेड, फिर भी उनमें एक स्टोरी का एहसास था। ऑड्रे ने नज़र जल्दी से हटा ली और अपने सीट पर वापस आ गई, एक्साइटेड होकर रेडी टू सी मिस्टर हैंगमैन का रिएक्शन। फोर्स ने उस पल में एक छोटी सी रियलाइजेशन फील की। रोज़ेल की डायरी, जो सबके लिए एक लेजेंड थी, सच्ची में किसी चीज़ के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट्स, शायद एटम्स भी। डायरी के मतलब पर उसका दिमाग घूम गया। रोज़ेल के जो सिंबल्स थे उनको कोई आसानी से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, पर अगर रोज़ेल ने खुद लिखा था तो उसकी वैल्यू अनइमेजिनेबल है। फोर्स के अंदर थोड़ी सी जेलिसी भी थी। ऑड्रे का डॉग, वही जो पिछले हफ्ते नोटबुक्स और कुछ डायरी पेजेस चबा गया था, उसका दुख फोर्स की चीख तक ले आया। कितना अनोइंग है वो डॉग। फोर्स ने खुद को रोक लिया, क्योंकि यह छोटी सी चाइल्डी फ्रस्ट्रेशन थी, पर असलियत ये थी कि फोर्स जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी और थोड़ी सी रिजेंटफुल भी, क्योंकि रोज़ेल के नोट्स या पेजेस मिलना एक बड़ा मौका होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एल्जर मिस्टर हैंगमैन का रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस था, लेकिन फीजिबल भी। क्लेन ने हल्का सा चकल किया। श्योर, उसने बोला, और फिर पूछा, सबके सामने बोलूं या सिर्फ तुम्हें बताऊं? एल्जर ने बिना सोचे बोला, सिर्फ मुझे। उसमें एक छुपा हुआ सेल्फिश सेटिस्फैक्शन था। वो पब्लिक रिवील का ड्रामा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये सीक्रेट उसके पास रहे, नॉलेज का एक्सक्लूसिव पावर। क्ले ने थोड़ा सा प्ले किया। उसने एक माइक्रो आइसोलेशन बैरियर बनाया, छोटा सा स्पिरिचुअल वेल
जो बाकी मेंबर्स की सेंसरी एक्सेस को ब्लॉक करता। मिस जस्टिस थोड़ी सी नाराज हुई। शी वॉज एक्सपेक्टिंग द कम्युनल गैस्प, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक्सपेक्टेंट ग्लो था वो छुपा नहीं था। ऑड्रे ने फ्यूरिटिवली देखा। अरे मैंने सोचा था मैं पहले जानूंगी। फिर भी उसने अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल किया। क्लेन ने कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी स्लो से फ्लिप किया और वर्टिकली होल्ड किया, जिससे रोजेल का पोर्ट्रेट सबको क्लियरली दिख रहा था। ब्लैक आर्मर, क्राउन, केप, कार्ड पर छपा हुआ था सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर। एल्जर का चेहरा चेंज हुआ, पहले डिसबिलीफ, फिर लाइट ऑफ होप, फिर ऑलमोस्ट रिवरेंस। उसने धीरे से ब्रीथ किया और उसका माइंड जल्दीबाजी में पॉसिबिलिटीज टैली कर रहा था। सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर, टैरोट का ओरिजिनल प्रोटोटाइप, यही वो चीज़ थी जो टैरोट क्लब को एक नया आइडेंटिटी दे सकती थी। क्लेन ने एक सिंपल फ्रेज बोला, अ कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, और फिर वो आइसोलेशन हटा दिया, जिससे सबको पता चला कि वो क्या देख चुके हैं। जस्टिस ने तुरंत एल्जर की तरफ देखा। टेलीपैथिक क्यूज से उसने एल्जर के शॉक और ईयरनिंग फील किए। ऑड्रे का चेहरा वाइट स्माइल में बदल गया। सच कहना, थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन भी उसके अंदर फ्लोरोसेंट हो गई। क्लेन ने तीनों येलोइश ब्राउन गोल्ड स्किन पार्चमेंट्स कॉन्ज्यूर किए। रोजेल के डायरी के 3 पेजेस। पार्चमेंट्स थोड़े ब्रिटल थे, इंक थोड़ी फेडेड, एक एंशिएंट ऑरा थी इन पेपर्स में। क्लेन ने कैजुअली उनको पलटना शुरू किया, अलाउड नहीं, पर सब मेंटली संकेत दे रहे थे कि अब रीडिंग शुरू हुई। पहली एंट्री 15 मार्च। रोजेल का एस्थेटिक टोन दिखाता है। उसने एक गोस्ट शिप डिस्कवर किया, सोलोमन एम्पायर का रिमेन, फॉग सी के बाउंड्री पर डार्क किंग। रोजेल के हैंड राइटिंग में एक चाइल्ड स्प्राइट था। वो लिख रहा था जैसे एक्सप्लोरर जो ट्रेजर और नॉलेज दोनों के लिए पागल हो। उसने एडमंड्स और ग्रिम को साथ ले लिया एडवेंचर के लिए। फोर्स और ऑड्रे दोनों ये सुनकर स्पार्कल कर गए। ट्रैवल, मिस्ट्री, पॉसिबल आर्केन आर्टिफैक्ट्स, परफेक्ट मटेरियल फॉर देयर इमेजिनेशंस। सेकेंड एंट्री 19 मार्च। रोजेल ने अपनी इंटेंशंस लिखी। आई विल जॉइन द रॉयल आर्मी एज एन ऑफिस लेटर, लेकिन पहले वो लॉन्ग वोयाज पर निकलने का प्लान बनाता। उसने स्पेक्यूलेशन रिकॉर्ड की अबाउट स्टार्स, रेड मून, ट्रेजेक्टरी, बेसिकली एक प्रोटो एस्ट्रोनॉमिकल क्यूरियोसिटी। इज आवर वर्ल्ड जस्ट 2 कॉन्टिनेंट्स? मे बी देर इज अ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट। ये थॉट खुद में रिवॉल्यूशनरी था। एक सीफेरर जिसे सिर्फ ट्रेजर नहीं बल्कि वर्ल्ड स्ट्रक्चर को समझना था। रोजेल का टोन हेयर ऑसिलेट्स बिटवीन ब्रैश कॉन्फिडेंस एंड बॉयश ग्ली। क्लेन ने थोड़ा मुस्कुराया। ये एम्परर सच में रिस्क टेकर था। जब जवान था उसके राइटिंग में एक मिक्स था, हाइपरबोल, एरोगेंस एंड जेन्युइन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। थर्ड फ्रेगमेंट 18 अप्रैल। मेंशन ऑफ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, पॉसिबली एल्व्स, होमलैंड, सोनिया थ्रिम, क्लासिकल फैंटेसी हुक्स। रोजेल वंडर्स अबाउट एन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, फोरसेकन लैंड्स और कंक्लूजन्स जिनके ऊपर मिस जस्टिस ने पहले से स्पेक्यूलेशन किया था। क्लेन फेल्ट अ थ्रिल। These diary pages subtly connect many legends together. Are these mere explorations or hints to deeper cosmic geography? वो सोचता है। फिर 20th अप्रैल। About to reach a continent. रोजेल का राइटिंग सडन एक्साइटमेंट में भर आता है। उसका वॉइस बॉइस्टरस। देर इज अ बेनिफिट टू बीइंग लॉस्ट, क्लासिक एक्सप्लोरर ऑप्टिमिज्म। पर जो लाइन सबको रोक देती है वो 21 अप्रैल वाली थी। आई सॉ द एबिस। ये एक सिंगल सेंटेंस था जो पूरा मूड फ्लिप कर देता। एबिस एक वर्ड जो मिस्टिकल लोअर में वेट रखता है। करप्शन, सोर्स ऑफ ईविल, समथिंग बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। क्लेन ने नेक्स्ट पेज टर्न किया, पर यहाँ एक जगह पे ऑब्वियस फॉर्जरी वाइट कार्ड पंच होता है। पेज में ऐश क्लियर नॉनसेंस सेंटेंसेस। आह फक, हंग्री प्लीज पीपल इन मैनर, जो क्लियरली किसी ने रैंडम सिंबल से पीस टुगेदर करके बनाया। क्लेन इरिटेट हो गया। कुछ लोग कितने केयरलेस फॉर्जरी करते हैं, उसने सोचा। ये फेक एंट्रीज उसको अनईजी कर देती थी, क्योंकि अगर जनरल फ्रेगमेंट मिक्स किए गए हैं, ऑथेंटिसिटी लूज कर देगा तो रिसर्च बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्लेन ने एक स्टेडी ब्रेथ ली और पार्चमेंट्स को वैनिश कर दिया। उसका डी मैन और काम से ज़्यादा अम्यूज था। फिर उसने सीट पे साइलेंटली बैठकर बोला, यू कैन बिगिन। एल्जन ने विदाउट डिले अपना हेड टर्न किया। उसका सवाल सिंपल था, प्रोफेशनल क्यूरियोसिटी से। हैव यू गॉटन एनीथिंग फ्रॉम द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द एक्सप्लोरेटरी टीम? यानी क्या कोई अपडेट मिला जो डेजर्ट एक्सप्लोरेटरी का कैप्टन रिपोर्ट करे? उसका टोन इनडिफरेंट पर आइज बिटरिंग ईगरनेस। अगर रोजेल के एंट्रीज में एबिस का जिक्र था तो एक्सप्लोरेटरी टीम का रीसेंट एक्सपीडिशन जो डेरिक ने हाईलाइट किया लॉजिकली कनेक्टेड हो सकता था। रूम में एक इलेक्ट्रिक साइलेंस फॉल हुआ। सबकी नज़र एल्जर पर, फिर क्लेन पे। टेरर क्लब के मेंबर्स हर एक अपनी पर्सनल एजेंडा लेके बैठे हुए थे। ऑर्डर क्यूरियस, फोर्स नर्वस, एक्साइटेड, मिस्टर हैंगमैन हंग्री फॉर हिडन नॉलेज, जस्टिस पॉइज्ड फॉर मॉरल एनालिसिस, और क्लेन खफा, अम्यूज्ड, ऑलवेज 3 स्टेप्स अहेड। क्लेन ने सटल स्माइल दिया।
उसको मालूम था कि रोजेल का नाम डायरी और कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी अब सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक पुल है जो मल्टीपल फ्रैक्शंस को एक दूसरे से जोड़ रहा था। उसके दिमाग में ऑलरेडी कैलकुलेशन चल रही थी, कैसे ये डायरी पेजेस बार्टर वैल्यू क्रिएट करेंगे, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होंगी और टैरेट क्लब का रोल किस डायरेक्शन में इवॉल्व करेगा। एल्जर ने साइलेंस तोड़ा और एबिस के बारे में, क्या तुम्हें लगता है रोजेल ने उस दिन कुछ इनकाउंटर किया था? क्लेन धीरे से ऊपर देखा, उसकी आंखें लंबी ब्रॉन्ज टेबल पर झलकती कैंडल लाइट को पकड़ रही थी। उन्हें जवाब तुरंत नहीं दिया। एक पल के लिए वो सवाल को ढूंढली स्मोक भरी हवा में लटका रहने दिया, क्योंकि मिस्टर फूल के आंसर्स कभी सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते थे, वो हमेशा लेवरेज, मतलब जो कि हाथ में शक्ति या फ़ायदा देने वाली बात, टेस्ट और कभी कभी लेसन्स भी होते थे। फर्स्ट, एक्स्ट्रा डायरी पेजेस विद मैप फ्रेगमेंट्स। क्लेन के हाथ में पार्चमेंट डिसॉल्व होने से पहले एक और थिन गोट स्किन पेज स्लिप हुआ, जैसे किसी ने डेलिबरेटली हिडन पेजेस छुपा रखे हों। उस पर रोजेल के हरीड हैंडराइटिंग में लिखा था, 23 अप्रैल, ग्रिम क्लेम्स ही सॉ कोस्ट लाइन्स इन डिस्टेंस. Edward insists it is only fog illusion. But last night, while I marked the stars, I saw outlines, jagged like fangs of a beast staring out from the sea. We found stone tablets drifting in the waves, inscriptions not human. On one, a spiral map, concentric circles broken by a line. At its edge was a serpent biting its tail. Grimm said, "It is a guide, not a warning." Edwards disagrees. I want to believe it is both. The crew whispers the word Ouroboros. They think it is connected to fate. I feel the pull of destiny. Is this the entrance to the western continent or the beginning of an abyss no one returns from? और एक कॉर्नर पे क्रू डिस्कस था, एक हाफ ब्रोकन मैप फ्रैगमेंट जिसमें फॉक्स सी के वेव्स के बीच एक सर्कुलर मार्किंग था, जैसे एक पोर्टल या वर्लपूल। उसके बाहर लिखा था एक सिंगल फ्रेज, एट द वर्ड्स एज लाइज ट्रूथ। क्लेन ने पेज वैनिश कर दिया, पर उसके माइंड में वो मैप फ्रैगमेंट चिपक गया। सेकंड, एल्जर्स इंटरनल मोनोलॉग, रोजेल ऑब्सेशन। एल्जर अपना हेड थोड़ा झुका के आउटवर्डली काम दिख रहा था, लेकिन अंदर एक स्टॉर्म सा था। रोजेल वो सिर्फ एक एम्परर नहीं था, वो एक एक्सप्लोरर, एक प्रॉफिट, एक डेमियर्स था जो वर्ल्ड को रीइमेजिन करना चाहता था। उसने टैरेट बनाए, उसने ओशियंस को क्रॉस किया और शायद उसने एबिस भी देखा। अगर मुझे उसके फुटस्टेप्स ट्रेस करने मिले, अगर मुझे उसका कोई लॉस्ट रैलिक या मैप मिल जाए, मैं अपनी पाथ को एक्सेलरेट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक हैंग मैन नहीं रहूँगा, मैं वो बनाऊँगा जिसे समुंदर खुद रिकग्नाइज करे। उसके माइंड में एक इमेज आई, खुद एल्जर, एक कैप्टन ऑफ लेजेंड जिसका शिप अननोन सीज क्रॉस कर रहा हो और उसके हाथ में एक रोजेल कंपास या मैप फ्रैगमेंट हो जो डेस्टिनी को गाइड कर रहा हो। मिस्टर फूल ने मुझे ग्लिम्स दिखाई, रोजेल के डायरीज, ब्लैक एम्परर कार्ड। अगर टैरेट क्लब के जरिए मुझे और फ्रैगमेंट्स मिलते रहे तो एक दिन मैं भी उस लेजेंडरी वोयाज को रिपीट करूंगा और शायद उस वक्त मैं सिर्फ एक पॉन नहीं, एक प्लेयर बन जाऊंगा। एल्जन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, आउटवर्डली बस एक स्मॉल बाउ दिखाया, लेकिन अंदर उसका दिल फास्टर बीट कर रहा था। थर्ड, इमीडिएट आफ्टरमैथ, डेरिक एंड एल्जर्स प्लान्स। टेरर क्लब की बाकी मेंबर्स अभी भी रोजेल के डायरीज और कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी के इम्पैक्ट में थे। ऑड्रे क्वाइटली एक्साइटेड थी, फॉर्स थोड़ा गिल्टी और जेलस, और द वर्ड क्लेन काम मास्क के पीछे अम्यूज्ड। पर डेरिक ने अपना एंग्जाइटी सप्रेस नहीं किया। उसने क्विक ग्लैंस मिस्टर फूल की तरफ डाला, फिर सोचा, लूविया और एक्सप्लोरेशन टीम में कुछ गलत है। शायद फॉलन क्रिएटर का करप्शन है। मिस्टर फूल के ब्लेसिंग्स के बिना हम खतरे में हैं। शायद मुझे क्लब के मेंबर से डायरेक्ट एडवाइस लेना होगा। उसका प्लान बन गया। नेक्स्ट चांस पे वो एल्जर से बातचीत करेगा, फॉलन क्रिएटर और एबिस के बारे में। उसको फील हुआ कि रोजेल की डायरी में लिखा एबिस और उनकी करप्टेड एक्सप्लोरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। एल्जर मीनवाइल अपना अलग ही एजेंडा बना रहा था। रोजेल ने एबिस लिखा और एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट। अगर मैं अपनी सी वेयरिंग नेटवर्क का यूज़ करूं और सीक्रेटली एक एक्सपीडिशन स्पॉन्सर करूं तो शायद मुझे भी कोई रेलिक मिले। नेवी में अभी मैं बाउंड हूं, पर स्मगलिंग रूट्स और अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स मेरे पास है। अगर मिस्टर फुल डायरी एक्सचेंज कंटिन्यू करेगा, मुझे ज़्यादा लीड्स मिलेंगी। मुझे रेडी रहना होगा, एक कॉन्फिडेंशियल एक्सपीडिशन, एक क्रू जिसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। एल्जर की आंखें एक पल के लिए जगमगाई। ये हो सकता है मेरा अपना रोजेल मूवमेंट। और ही साइलेंस में टैरोट गैदरिंग कंटिन्यू हुई, हर मेंबर अपने अपने थॉट्स में, लेकिन एक इनविजिबल वेब के जरिए टाइटली इंटरकनेक्टेड, मिस्टर फूल के टेबल के आसपास। चैप्टर 392। टैरोट क्लब की गैदरिंग शुरू हुई और अब सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे।
द हैंगमैन ने लिटिल सन यानी डेरिक से उसके सिटी के एक्सप्लोरेटरी टीम के फॉर्मर कैप्टन के बारे में पूछा, जिसके बारे में पिछली बार बात हुई थी। सभी हैरान रह गए जब डेरिक ने सीधा जवाब दिया, वो मर चुका है। जस्टिस मतलब ऑड्रे, द हैंगमैन, एल्जर और द मैजिशियन फोर्स एक साथ चौंक गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों से कैद वो कैप्टन अचानक मर जाएगा, वो भी ठीक तब जब उन्होंने उसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। डेरिक ने आगे बताया, जब मैं सिटी ऑफ सिल्वर वापस गया तो मैं मिस्टर हैंगमैन के सजेशन के मुताबिक उस फॉर्मर कैप्टन से और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, लेकिन वो अचानक मेरे पीछे प्रकट हो गया और पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढना चाह रहे हो? ये सुनते ही ऑड्रे और फोर्स के रोंगटे खड़े हो गए। भले ही डेरिक को स्टोरी सुनाने का टैलेंट ना हो, लेकिन उसके सिंपल शब्दों ने एक हॉरर नॉवेल जैसा माहौल बना दिया था। अल्जर, जो काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसने तुरंत एक लॉजिकल सवाल पूछा, क्या तुम्हारी सिटी के डंजन में रैम्पेजर्स, पागल हो चुके बियॉन्डर्स को रोकने के लिए कोई सील नहीं है? वो तुम्हारे रूम तक कैसे पहुंचा? डेरिक ने उस रैम्पेजर का भयानक रूप डिस्क्राइब किया। उसका सर बीच से फटा हुआ था, जिस्म पर दरारें थीं और हर दरार एक मुंह जैसा था। उसने बताया कि कैसे उसके चीफ ने आखिरी वक्त पर आकर एक मिस्टिकल आइटम से उस रैम्पेजर को ख़त्म किया और उसे बचाया। ये सुनकर एल्जर हंसा और उसने सिचुएशन को तुरंत एनालाइज कर लिया। उसने डेरिक को समझाया, ये एक सोची समझी चाल थी। तुम्हारी सिटी के लीडर्स ने जानबूझकर तुम्हें उसके पास रखा था ताकि वो तुम्हारे ज़रिए उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए चीफ तुम्हें बचाने के लिए पहले से तैयार थे। ऑड्रे और फोर्स ये सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुए कि द हैंगमैन कितना स्मार्ट है, जबकि उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। एल्जर ने फिर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया, वो कैप्टन इतने सालों से ठीक था, लेकिन तुम्हारे वापस आने के फ़ौरन बाद ही उसने कंट्रोल क्यों खो दिया? डेरिक ने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक कि मैंने सन पाथवे चुना है और दूसरा शायद उसने मिस्टर फूल को मुझसे इस गैदरिंग में लाते हुए सेंस कर लिया था और बाद में प्रूव हो गया कि दूसरा रीज़न सही था। सब ये सुनकर फिर से चौंक गए कि कोई मिस्टर फूल की गैदरिंग को भी डिटेक्ट कर सकता है। डेरिक ने बताया कि जब चीफ ने उस रैम्पेजर को मारा तो उसके अंदर से एमॉन नाम के एक शख्स का शैडो निकला। फिर उसने मिस्टर फूल की परमिशन से एमॉन की एक इमेज सबको दिखाई, पॉइंटेड हेड, क्रिस्टल मोनोकल और पतला सा चेहरा, लेकिन किसी ने भी उसे पहले नहीं देखा था। कहानी का सबसे क्रूशल पार्ट अब आया। डेरिक ने कहा, इस हादसे के बाद चीफ ने मुझे घर जाने दिया। मैं थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले मिस्टर फूल को प्रे किया। ये सुनते ही एल्जर का माथा ठनका। उन्हें डेरिक को डांट लगाते हुए समझाया, तुमने इतने अजीब और खतरनाक इंसिडेंट का सामना किया और तुम्हें लगता है कि चीफ ने तुम्हें बिना निगरानी के ऐसे ही जाने दिया होगा? उन्होंने पक्का तुम पर नज़र रखने के लिए किसी को भेजा होगा और तुमने घर जाते ही एक अनजान शक्ति को प्रे करके अपनी यूनिकनेस एक्सपोज कर दी। डेरिक ये सुनकर घबरा गया। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एल्जर ने उसे थोड़ा शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे चीफ को टैरोट क्लब के बारे में नहीं पता चलेगा। वो यही सोचेंगे कि तुम पर उस एमॉन का असर हो गया है या तुम उससे पोजेस्ड हो। इस पर डेरिक ने एक और बॉम्ब फोड़ा। उसने सच्चाई बताते हुए कहा, उस वक्त मैं सच में एमॉन से पोजेस्ड था। इस बार सभी के होश उड़ गए। एल्जर अपनी सीट से उठने ही वाला था। डेरिक ने जल्दी से बात पूरी की, लेकिन जब मैं प्रे कर रहा था तब मिस्टर फूल ने यह डिस्कवर कर लिया। उसने वो सीन दिखाया जिसमें एमॉन का एक अजीब सा सांप जैसा अवतार उसके स्पिरिट बॉडी से लिपटा हुआ था। तो फिर क्या हुआ? एल्जर ने बेचैनी से पूछा। डेरिक ने शांति जवाब दिया, मिस्टर फूल ने मुझे एक रिचुअल सिखाया। उस रिचुअल के जरिए उन्होंने अपने एंजल को भेजकर एमॉन के उस अवतार को प्यूरिफाई कर दिया। एंजल? ये शब्द सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें हैरानी से लंबा ब्रॉन्ज टेबल्स के सायर पर बैठे मिस्टर फूल पर आकर टिक गईं। चैप्टर 393। द वर्ड एंजल ग्रे फॉग के ऊपर उस क्वाइट हॉल में इको हुआ और सभी मेंबर्स बिल्कुल स्टंट रह गए। ऑड्रे का माइंड, जो एक मोमेंट के लिए ब्लैंक हो गया था, जल्दी से समझ गया कि उसने अभी क्या सुना है। मिस्टर फूल ने लिटिल सन की हेल्प के लिए एक एंजल भेजा था, एक रियल एंजल। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और एडमायरेशन की शाइन आ गई। उसके सारे प्रीवियस गेसेस अब कंफर्म हो चुके थे। सिर्फ एक ट्रू गॉड ही एक एंजल को कमांड दे सकता है। वो सोचने लगी कि मिस्टर फूल का एंजल दिखता कैसा होगा। दूसरी तरफ फोर्स के अंदर एक डीप रिस्पेक्ट और फियर आ गया। उसे अपना एक्सपीरियंस याद आया जब उसने मिस्टर फूल से प्रे किया था और एक
12 विंग आर्कएंजल उसकी हेल्प के लिए आया था। उस टाइम उसे इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई थी। मिस्टिसिज्म की पुरानी सेइंग, गॉड को डायरेक्टली मत देखो, अचानक से उसे एक हैवी ट्रूथ लगने लगी। द हैंगमैन एल्जर के अंदर फियर और होप की एक वेव दौड़ गई। एक एंजल सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये रियल वर्ल्ड में पावर का डिस्प्ले था। ये अल्टीमेट प्रूफ था कि मिस्टर फूल सिर्फ एक सील्ड एंटिटी नहीं, बल्कि रियल इन्फ्लुएंस वाले एक गॉड है। इससे उसे फ्यूचर के लिए अमेजिंग होप मिली, लेकिन साथ ही अपने पास डाउट्स और प्लान्स के बारे में सोचकर उसे स्वेट भी आ गया। इसी बीच क्लेन द फूल की थ्रोन पर बैठे उनके रिएक्शंस को फन में देख रहा था। वो अपने माइंड में सोचने लगा, तुम सब तो पहले से ही मुझे गॉड मान रहे थे ना। लगता है डायरेक्ट प्रूफ का इफेक्ट कुछ अलग ही होता है। डेरिक इस बात से अनअवेयर कि उसने अभी क्या स्टॉर्म ला दिया है। अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता रहा। एमॉन के अवतार के प्योरीफाई होने के बाद मैंने एक वॉर्म कॉफ आउट किया, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने डंजन में देखा था। मिस्टर फूल की हेल्प से उसने उस क्रिएचर का एक इमेज प्रोजेक्ट किया, एक ट्रांसल्यूसेंट वॉर्म जिसकी बॉडी पर 12 ट्रांसल्यूसेंट रिंग्स बने हुए थे। ऑड्रे और फोर्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है, लेकिन एल्जर ने अपनी नॉलेज से उसे पहचान लिया। वर्म ऑफ टाइम, उसने कहा। लेजेंड में कहते हैं कि इनके 12 रिंग्स होते हैं और ये टाइम से रिलेटेड हैं, लेकिन किसी ने इन्हें रियल में नहीं देखा। ये लाइकली है कि एमॉन के अवतार के लिए एक वेसल था। जब डेरिक ने पूछा कि एक डेड वॉर्म किस काम आ सकता है, तो एल्जर के पास कोई आंसर नहीं था। उसी मोमेंट द फूल ने काम सब कुछ जानने वाली वॉइस में कहा, ये कुछ स्पेशल रिचुअल्स का मेन मटेरियल है। उनका आंसर इतना मिस्टीरियस था कि उसे रॉन्ग प्रूफ करना ही इम्पॉसिबल था, जिससे उनका डिवाइन पर्सोना बना रहा। इस क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद डेरिक अपने होम सिटी ऑफ सिल्वर पर आ रहे नेक्स्ट बड़ी डेंजर पर आया। एक्सप्लोरेटरी टीम वापस आ गई है, उसने सीरियसनेस से कहा। उन्होंने फॉलन क्रिएटर के टेम्पल की एक्सप्लोरेशन पूरी कर ली है, और जिन टीम मेंबर्स को मैं जानता हूँ वो चेंज हो गए हैं। उनका ऑप्टिमिज्म खत्म हो गया है और वो बहुत सीरियस हो गए हैं। एल्जर तुरंत इसका रीज़न पहचान लिया, उन्हें ट्रू क्रिएटर ने करप्ट कर दिया है। ऑड्रे का अटेंशन इस पर गया। उसे याद था कि कैसे मिस्टर फूल के ब्लेस ने एक बार ट्रू क्रिएटर के प्लान को फेल किया था। डेरिक ने बताया कि उसने अपने चीफ को इस बारे में रिपोर्ट कर दी है, लेकिन एमॉन वाले इंसिडेंट के रीज़न से चीफ अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, उल्टा उस पर ही डाउट किया जा रहा है। मैं क्या करूं? डेरिक ने टेंशन में पूछा। यहाँ द हैंगमैन के क्लेवर माइंड काम आया। उसने एक ब्रिलियंट और डिटेल्ड प्लान सामने रखा। तुम इस इंसिडेंट का यूज़ अपने ऊपर से डाउट हटाने के लिए कर सकते हो। एल्जर ने शुरू किया। ये था द हैंगमैन का प्लान। पहला, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करो। कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढकर करप्ट हो चुके टीम मेंबर्स में से किसी एक को सिटी के दूसरे लीडर्स के सामने अपना रियल फैनेटिकल फॉर्म दिखाने पर फोर्स करो। दूसरा, विक्टिम बनने का एक्ट करो। जब केओस हो तो डेरिक को अनकॉन्शियस होने या डिजी फील करने का एक्ट करना है। तीसरा, प्रूफ प्रेजेंट करो। जब वो कॉन्शियस हो तो उसे वो वॉर्म ऑफ टाइम उनके सामने रखना है जो उसने पहले कफ आउट किया था। चौथा, एक बिलीवेबल लाई बोलो। उसे कहना है कि अनकॉन्शियस होने से पहले उसने हल्का सा किसी को ट्रू क्रिएटर शाउट करते हुए सुना, और जब वो होश में आया तो ये वॉर्म उसके शरीर से बाहर था। इस प्लान के पीछे का लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट था। चीफ इस कंक्लूजन पर पहुंचेगा कि ट्रू क्रिएटर का करप्टिंग इन्फ्लुएंस और डेरिक के अंदर बची एमॉन की पावर आपस में क्लैश कर गई और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। डेड वर्म ऑफ टाइम इसका सबसे बड़ा प्रूफ होगा। इससे ना सिर्फ डेरिक का नाम क्लियर हो जाएगा, बल्कि सिटी के लीडर्स ट्रू क्रिएटर के डेंजर को भी सीरियसली लेने लगेंगे। ऑड्रे सुनकर सरप्राइज थी कि मिस्टर हैंगमैन ऐसे स्कीम्स में कितना एक्सपर्ट है। डेरिक खुश हो गया। ये एक परफेक्ट प्लान था, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बाकी था। मैं उस करप्ट टीम मेंबर को अपना रियल फॉर्म दिखाने पर फोर्स कैसे करूं? एल्गर पॉज हुआ। ये तो मुझे नहीं पता, उसने एडमिट किया। फिर उसने आगे ऐड किया, काश तुम्हारे पास ट्रू क्रिएटर से जुड़ी कोई चीज़ होती जो ट्रिगर का काम करती। वुश! इमीडिएटली ऑड्रे, एल्जर और फोर्स सभी की आंखें एक साथ घूमी और उस काम और मिस्टीरियस फिगर पर जाकर टिक गई जो ब्रॉन्ज टेबल के हेड पर बैठा था। उन सब ने मिस्टर फूल की तरफ देखा। चैप्टर 394। क्लेन जानता था कि ऑड्रे उससे इतनी अटेंशन से क्यों देख रही है। लैनेवेस वाली इंसिडेंट उसके दिमाग में फ्रेश थी और उसके हिसाब से मिस्टर फूल ने ट्रू क्रिएटर के अगेंस्ट कई बार खुद लड़ाई की थी, खुलेआम भी और चुप कर भी। उसके लिए ये बिल्कुल लॉजिकल था कि मिस्टर फूल के पास ज़रूर ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स होंगे जो ट्रू क्रिएटर के करप्शन से जुड़े हों, शायद एक से ज़्यादा भी। क्लेन के अंदर एक छोटी सी साय निकली। लॉजिक गलत नहीं है, उसने वाकई ट्रू क्रिएटर का सामना किया था और उसके पास एक ऐसा आइटम था जो बिल्कुल फिट होता था इस डिस्क्रिप्शन में। रोज़ैगो का छोड़ा हुआ ऑल ब्लैक आई। पर एक प्रॉब्लम थी। फूल के रूप में ये बात ओपनली बोलना उसकी केयरफुली बनाई गई डिवाइन डिग्निटी को तोड़ देता।
एक गॉड अपनी पोजीशन के बारे में ऐसे बार्गेन नहीं करता। इसीलिए क्लेन ने अपना दूसरा मास्क पहना, द वर्ल्ड। ग्रे फॉग के एंड पर चुपके से बैठा हुआ वो पर्सन बोल उठा, मेरे पास एक ऐसा आइटम है जो ट्रू क्रिएटर के मेंटल करप्शन को कंटेन करता है। रूम में एक चुप्पी सी इलेक्ट्रिसिटी घूम गई। एल्जर की आंखें नैरो हो गईं। ऑड्रे थोड़ा और सीधा बैठ गई और डेरिक की आंखों में एकदम से होप चमक उठी। हैंगमैन ने अपने कोल्ड और कैलकुलेटिंग मैनर में तुरंत एनालाइज किया। अगर ऐसा आइटम है तो उसे करप्शन में गिरे एक्सप्लोरेटरी टीम के मेंबर्स को एक्सपोज करना इजी हो जाएगा। उनके अंदर का वॉप सेंस तुरंत ट्रिगर होगा और वो अपने एबनॉर्मलिटी सबके सामने दिखा देंगे। एल्जर ने सॉफ्टली कंक्लूड किया, ये चीज़ सन के लिए हेल्प कर सकती है। डेरिक का दिल तेज धड़क रहा था। उसने तुरंत अपने डेस्परेट टोन में ऑफर किया, मैं ह्यूमन स्किन शैडो का कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ के लाऊंगा, या फिर 1000 फेज हंटर के पिट्यूटरी और ब्लड। अगर पॉसिबल हुआ तो रैम्पेजर के करप्शन क्लेंस करने की मेथड भी ढूंढ के निकालूंगा। जो भी पहले मिला वो तुम्हें पेमेंट होगा। उस मोमेंट में उसने कॉस्ट या वैल्यू बैलेंस का बिल्कुल सोचा ही नहीं। उसके लिए सिटी ऑफ सिल्वर को बचाना सबसे ऊपर था। वर्ड ने अपना सार्डोनिक सा स्माइल छुपाया और बोला, वेरी गुड। मैं मिस्टर फूल से कहूँगा कि तुम्हें ये आइटम टेम्परेरी मिले, लेकिन याद रखना ये सीक्वेंस 5 के बराबर है। अगर खो गया तो मैं कंपनसेट करना होगा और जैसे ही काम ख़त्म हो वापस करना मैंडेटरी है। डेरिक ने इंस्टेंटली हाँ में सर हिला दिया, जैसे उसके सामने एक न्यू डॉन खुल गई हो। ऑड्रे का दिल सच्ची खुशी से भर गया। लिटिल सन को एक सेफ प्लान मिल रहा था और उसका ट्रस्ट फूल पर और गहरा हो गया। एल्जर ने अपनी कॉशियस ट्रेनिंग से फर्दर गाइडेंस दी, कैसे यूज़ करना है, कौन सा एनवायरनमेंट में ट्रिगर करना है और कैसे 6 मेंबर काउंसिल की आंखों से छुपाना है। जैसे एक मैनिपुलेटिव मेंटोर वो स्टेप बाय स्टेप प्लान बना रहा था, क्योंकि उसके लिए भी सिटी ऑफ सिल्वर एक रेयर ट्रेजर चेस्ट था। तभी फॉर्स ने अपनी जगह से बात छेड़ी। उसकी आवाज़ थोड़ी हेजिटेंट, थोड़ी कैलकुलेटिंग थी। मैं जानना चाहती हूँ कि अप्रेंटिस पाथवे असल में कौन सी फैमिली का है। एक्सचेंज में मैं एक नोटबुक चैप्टर ऑफर करूँगी, साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड। पहली नज़र में ये इनकोहेरेंट लगता है, जैसे एक मैडमैन का रेविंग्स, पर जब मैंने खुद स्पिरिट वर्ल्ड एंटर किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें लिखे कुछ चीज़ें सच भी हो सकती हैं। क्लेन इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। उसे पता था कि एल्जर भी ये आंसर दे सकता है। कंपटीशन अवॉइड करने के लिए उसने अपने वर्ड पर्सोना से कामली बोला, मुझे जवाब पता है और मैं फ्री में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा। फोर्स के लिए ये एक प्लीजेंट जोल्ट था। टेरर क्लब हर बार उसके इमेजिनेशन से ज़्यादा डिलीवर करता था। वर्ड की आवाज़ धीमी और हॉर्स तरीके से घूमी। अप्रेंटिस पाथवे 4th इपॉक में अब्राहम फैमिली के पास था। बाद में ये टमारा फैमिली तक गया उनके मैरिज एलियंसेस की वजह से, और 5th इपॉक में अब के ज़माने में थियोसॉफी ऑर्डर के पास ये पाथवे और ट्रिक मास्टर फॉर्मूलाज दोनों हैं। रूमर्स ये भी कहते हैं कि थियोसॉफी ऑर्डर डीमनस सेट का एक डिस्गाइज हो सकता है। क्ले ने डिलिबरेटली एक और एक्स्ट्रा बार ड्रॉप की। अब्राहम फैमिली एक ब्लड लाइन कर्ज के अंडर है। इस कर्ज की वजह से वो एक जगह सेटल नहीं करते, उन्हें अलग अलग रहना पड़ता है ताकि डेंजर अवॉइड हो। फोर्स की आंखें वाइडन हो गई। उसका दिमाग तुरंत मिसेस ओलिसा और अपने अब्राहम लीनेज वाले अनकाउंटर्स पे चला गया। मतलब जो ब्रेसलेट मैंने पहना था वो भी इस कर्ज से लिंक्ड है। उसके अंदर रिग्रेट की एक तीखी चुभन उठ गई। ऑर्डर साइलेंटली शॉक थी। फोर्स एक एंशिएंट ब्लड लाइन की डिसेंडेंट निकली। एल्जर का दिमाग तुरंत पैटर्न कनेक्ट कर रहा था। स्पिरिट वर्ल्ड के साथ उसका नेचुरल लिंक अब समझ आता है। फोर्स ने एक गहरी सांस ली और डिसाइड किया, थैंक यू मिस्टर वर्ल्ड। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल था। मैं नोटबुक का पहला चैप्टर कॉपी करके मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस करूंगी। टेरर क्लब के अंदर एक छोटी सी साइलेंस हुई। हर एक अपने थॉट्स में डूबा। फिर बातें धीरे से फिर से नॉर्मल ट्रेड और गॉसिप की तरफ शिफ्ट हो गई। और तब ऑड्रे अपनी इनोसेंट येट मिस्चीवियस टोन में एकदम से बोल उठी, बैकलैंड में लास्ट वीक एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था। प्रोटैगनिस्ट का नाम है हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर। ग्रे फॉग में बैठे क्लेन ने अपना मास्क मेंटेन किया, पर अंदर ही अंदर उसका दिल दम से तेज धड़क गया। चैप्टर 395 ब्लैक एम्परर। द मोमेंट ऑर्डर कैजुअली ड्रॉप्ड दैट टाइटल इनटू हर नरेशन, एल्जर्स नेक स्टिफेंड। उसका हेड थोड़ा जर्क हुआ और आंखें शार्प हो गई, जैसे एक ट्रेंड प्रेडेटर ने एक सडन सेंट पकड़ा हो। वो अभी अभी मिस्टर फूल से कंफर्म करके आया था कि वो मिस्टीरियस कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी जो उनके सामने पड़ा है उसका नाम था ब्लैक एम्परर, और अभी यही नाम एक हीरो बैंडिट के रूप में बैकलैंड में अपीयर हुआ। ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। एल्जन ने तुरंत एक छोटा ग्लैंस लिया मिस्टर फूल की तरफ, लेकिन बस एक सेकंड के लिए।
फॉग के पीछे का वो फिगर अभी भी काम और साइलेंट था, जैसे कोई भी वेव उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एल्जर ने तुरंत अपनी नज़र नीचे कर ली। इफ़ दिस वॉज रियली डन बाय मिस्टर फूल्स प्लेस, तो ये इंसिडेंट एक सिंपल रॉबरी नहीं था, कुछ और ही डेप्थ्स हैं। फोर्स अभी भी अपनी फ्रेंड जाओ के जरिए पहले ही हीरो बैंडिट के केस के बारे में सुन चुकी थी। उसके दिल में एक छोटा सस्पिशन ऑलरेडी ग्रो कर रहा था। क्या ये टैरोट क्लब के किसी मेंबर का नाम है? इसलिए उसने भी कॉशियसली मिस्टर फूल की तरफ देखा, होपिंग कि फॉग के अंदर कोई माइक्रो एक्सप्रेशन, कोई स्लिप मिल जाए। लेकिन उस फॉग के अंदर सब कुछ उतना ही काम और टाइमलेस था जैसे एक स्टैचू। फोर्स को अपने क्यूरियोसिटी पे इरिटेशन आई, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऑड्रे ने एक पॉज लिया और फिर कामली कंटिन्यू किया। विक्टिम था एक टाइकून कैपिंग। र्यूमर्स कहते हैं कि वो खुद बैकलैंड के सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर था। हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर ने उसका विले में घुस के उसे मार दिया और नीचे के डंजन में बंदी बनाई गई इनोसेंट लड़कियों को रेस्क्यू किया। जब कैपियम का कॉप्स मिला, उसके ऊपर टैरोट कार्ड्स बिखरे हुए थे और उसका चेहरा कवर था जजमेंट और एम्परर से। रूम में एक साइलेंस छा गया। टैरोट कार्ड्स, एम्परर कार्ड। एल्जर का माइंड तुरंत जंप हुआ। कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी, एम्परर, ये सब एक सिंबल है क्या? क्या ये टैरोट क्लब की कवर्ड साइन है? लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग था एक और फ्रेज, ह्यूमन ट्रैफिकर। वो तुरंत लीन करके रिस्पेक्टफुली पूछ बैठा, मिस्टर फूल, क्या कैपियम का रिलेशन कॉलोनियल स्लेव्स के डिसअपीयरेंस से है? ये डायरेक्ट स्ट्राइक था एल्जर के लिए। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एक मिशन पेंडिंग था, सदर्न कॉन्टिनेंट और सोनिया सी के स्लेव्स के वैनिश होने का। उसने पहले एक सस्पेक्ट बेलिन को ट्रैक किया था और अब कैपियम का नाम सुनते ही उसने इंस्टेंटली लिंक बनाया। क्लेन, जो फूल की सीट पर बैठा था, अंदर ही अंदर मुस्कुरा गया। ये एल्जर कभी भी अपने मिशन से हटता नहीं, बस एक छोटी सी क्लू मिले तो उसको इमीडिएटली गॉड लेवल कॉन्स्पिरेसी में घुसा देता है। वो एक काम शक्ल के साथ बोला, मेरे ब्लेस ने इस मैटर में कुछ माइनर कंट्रीब्यूशन किया था और बस इतना बोलना काफ़ी था। ऑड्रे की आंखें चमक उठी। एज एक्सपेक्टेड एक थ्रिल उसके अंदर से निकला। उसने रियल लाइफ में पहली बार टैरोट क्लब की प्रेजेंस फील की थी। फोर्स भी हाफ एक्साइटेड और हाफ नर्वस हो गई। सच में ये क्लब के मेंबर्स बैकलैंड के इवेंट्स में इन्वॉल्व है? एल्जर ने तुरंत इसको एक इनडायरेक्ट कंफर्मेशन माना। कैपियम डेफिनेटली एक ऑर्डिनरी ट्रैफिकर नहीं था। अगर मिस्टर फूल के ब्लेस्ड को पर्सनली इंटरवीन करना पड़ा तो ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट है। क्लेन ने अपनी फिंगर ब्राउन्स टेबल पर सॉफ्टली टैप की, जैसे एक रिदम मेंटेन कर रहा हो, और उसने कैजुअली ऐड किया, उस मैटर से 2 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स मिले थे। एक है सीक्वेंस 8 शेरिफ, दूसरा है सीक्वेंस 7 इंट्रोगेटर, और वो बेचने के लिए अवेलेबल है। एक और साइलेंस रूम में स्प्रेड हुआ। शेरिफ, इंट्रोगेटर, दोनों आर्बिटर पाथवे के सीक्वेंसेस जो ऑगस्टस रॉयल फैमिली के कंट्रोल में है। ये सुनते ही एल्जर के दिमाग में अलार्म बेल्स बजने लगे। कैपियम डेफिनेटली कनेक्टेड था किसी रॉयल फैक्शन से, वरना आर्बिटर पाथवे के बियॉन्डर्स उसके घर गार्ड ड्यूटी पे क्यों होते? ये स्लेव डिसअपीयरेंस मैटर और भी मेसी लग रहा है। ऑर्डर भी कंफ्यूज हो गई। ऐसे रिस्पेक्टेबल फार्मूलाज एक ट्रैफिकर तक कैसे गए? फोर्स के माइंड में सिर्फ एक थॉट आया, शेरिफ जाओ, उसकी बेस्ट फ्रेंड इसी पोशन के इंग्रेडिएंट्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसने तुरंत सीट से झुककर रिस्पेक्टफुल टोन में पूछा, मिस्टर फूल, बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली होती क्या है? क्लेन अंदर ही अंदर ऑलमोस्ट फेस स्पाम कर गया। मुझे लगता था तुम प्राइस पूछोगी, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली थ्योरी पूछ ली। उसने एक इंस्टेंट प्लान बनाया, ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देते हैं। और जैसे ही उसने सोचा, ऑर्डर ने पोलाइटली ऑफर किया, मिस्टर फूल, मे आई आंसर ऑन योर बिहाफ? पेमेंट डायरेक्टली आपको ही मिलेगा। क्लेन ने बस एक काम स्माइल दिया, नो प्रॉब्लम। ऑर्डर ने रिलैक्स ब्रेथ ली और फोर्स की तरफ टर्न होकर डेलिबरेटली अपनी नोबल एक्सेंट सॉफ्टन की। बियॉन्डर वर्ड में एक लॉ है, लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेशन, यानी टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा कंजर्व रहती हैं। जब एक बियॉन्डर मर जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाते हैं और पोशन के मेन इंग्रेडिएंट के बराबर बन जाते हैं। फोर्स की आंखें वाइड हो गई। उसके ब्रेन में एक फ्लैश हुआ, तो मिसेस ओलिसा के रिमेन्स वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मतलब मैंने लिटरली उसकी लेगेसी कंज्यूम की है। एक अच्छी सी फीलिंग के साथ एक फेंट वार्मथ भी उसके अंदर राइज हुई। मैं अब हमेशा उनका एक हिस्सा हूँ। शी बाउड डीपली। मिस्टर फूल, क्या आपके पास ब्लेस्ड शेरिफ कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व कर सकते हैं? मुझे खरीदना है, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। क्लेन ने काम और डिटैच टोन में जवाब दिया, श्योर। फोर्स ने रिलीफ के साथ एक्सेल किया और तुरंत पूछा, प्राइस कितना है? क्लेन के माइंड में एक क्विक कैलकुलेशन, मार्केट प्राइस 300 पाउंड्स है, लेकिन क्लब को थोड़ा स्क्वीज करना चाहिए। उसने कैजुअली बोला 600 पाउंड्स और फिर तुरंत टॉपिक शिफ्ट कर दिया।
जैसे ये मैटर उसके लिए इनसिग्निफिकेंट हो। उसने गोडस्किन पार्चमेंट कॉन्ज्यूर की और कैजुअली कहा, ये रुजैल के सीक्रेट सिंबल्स का एक पोर्शन है, फ्री नॉलेज, ताकि तुम काउंटरफीट्स आइडेंटिफाई कर सको। ऑड्रे एल्जरफोर्स तीनों प्लीजेंटली शॉक्ड हो गए। ये उनके लिए एक ट्रस्ट का सिग्नल था। आज तो हमने बस एक न्यू गेट खोल लिया है। गैदरिंग थोड़ी देर और चली, फिर क्लेन ने काम वॉइस में अनाउंस किया, लेट अस एंड टुडेज गैदरिंग हियर। सभी ने साइमल्टेनियसली बो किया, बाय योर विल, और क्रिम्सन लाइट डिसिपिएट हो गई। सिर्फ क्लेन बचा फूल की हाई बैक चेयर पे अपनी फसाड मेंटेन करते हुए, अंदर ही अंदर एक साही के साथ सोचता हुआ, व्हेन योर स्ट्रेंथ डजंट मैच योर स्टेटस, एवरी वर्ड एंड एवरी मूवी इज लाइक वॉकिंग ऑन थिन आइस। चैप्टर 396। फॉस ने जब अपने कमरे की खिड़की बंद की और डेस्क के सामने बैठी तो उसके माइंड में अभी भी एक थॉट घूम रहा था। अब्राहम फैमिली टेरर गैदरिंग में मिस्टर वर्ड की एक्सप्लेनेशन ने उसके अंदर एक नए लेवल की क्लैरिटी डाल दी थी। इतना पुराना फैमिली, और वो भी एक कर्स के नीचे। मिसेस ओलिसा की वजह से मुझे कुछ हिंट्स पहले ही मिले थे, लेकिन अब सब कनेक्ट हो रहा है। इसीलिए उन्होंने मिस्टर लॉरेंस को अपनी मौत के बारे में नहीं बताया। अपने परिवार के लिए सब कुछ सिर्फ एक बर्डन है, सच में पिटीफुल और ट्रैजिक। ये सॉफ्टली मटर करते हुए फॉर्स ने अपने बुक शेल्फ से एक पाइल ऑफ ऑर्डिनरी बुक्स साइड किया और उसमें से वो स्पेशल नोटबुक निकाली, साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड। उसने डिसाइड किया था कि पहले 2 चैप्टर्स कॉपी करके मिस्टर फूल को सेक्रीफाइस करेगी, लेकिन वो सिंपल काम नहीं था। नोटबुक के वर्ड्स में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, लेकिन जब सेंटेंसेस एक साथ बनते तो वो रीडर के इमोशंस डिस्टर्ब कर देते, जैसे एक इनविजिबल ऑरा होता जो ग्रेजुअली तुम्हें कंफ्यूज और इरिटेट करता। फॉर्स ने अपना छोटा इंट्रिंसिक पॉकेट वॉच निकाला, डेस्क पर डायगनली रखा और डिसाइड किया, 5 मिनट्स कॉपी, फिर 5 मिनट्स ब्रेक, वरना मेनिया ट्रिगर हो सकती है। उसने एक डीप ब्रेथ ली, कॉजिटेशन स्टेट में एंटर हुई और केयरफुली लिखना स्टार्ट किया। इसी वक्त सिटी ऑफ सिल्वर के बर्ग हाउस होल्ड में डेरिक ने अपनी आंखें खोली। लाइटनिंग ने एक इंस्टेंट के लिए उसके कमरे को इल्यूमिनेट किया। उसने अपने आसपास देखा, कोई दिखने वाला सर्विलांस नहीं था, लेकिन मिस्टर हैंगमैन के कॉन्फिडेंट एनालिसिस उसके माइंड में फ्रेश थे। सर्विलांस डेफिनेटली है, लेकिन फिजिकली नहीं। उनकी नज़र रिचुअल्स पे है, तुम्हारी साइक पे है। एमोन को अलर्ट किए बिना काउंसिल ऑब्जर्व कर रही है। तुम ओपनली बिस्टोमेंट रिचुअल कर सकते हो, बस ब्लेम एमोन पे शिफ्ट करना होगा। डेरिक ने अपनी ब्रीदिंग स्टडी की और एक रिचुअल की प्रिपरेशन शुरू की। कैंडल जलाई, विंडो बंद की और ऑल्टर के सामने फॉर्मली बाव किया। ऊपर ग्रे फॉग के अंदर क्लेन अपनी फुल सीट पे आइडली बैठा था। ब्रॉन्ज पिलर्स उसके आसपास एथेंस के टेम्पल जैसे लगते थे। उसका सबकॉन्शियस उन्हें शेप कर रहा था। जब लिटिल सन का डार्क रेड स्टार ग्लो हुआ और एक इल्यूजरी डोर बन गया, क्लेन ने ऑल ब्लैक आई को एक आयरन बॉक्स में डाला और कामली रिमार्क दिया, डू नॉट टच द आइटम इनसाइड। वो जानता था अगर डेरिक उस आइटम को लूज कर देता तो मिस्टर वर्ड को फोर्सफुली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ब्लैक आई बिना मैरिनेटिस बने वर्ड को पपेट की तरह कंट्रोल करने का एक जरूरी एंकर था। बॉक्स डिलीवर करने के बाद क्लेन क्वाइटली डिसिपिएट हो गया। डेरिक ने ऑल्टर पर बॉक्स देखा और इमीडिएटली मिस्टर फूल की वार्निंग याद रखी, डू नॉट टच। उसने बॉक्स को एक्सट्रीम केयर के साथ खोला, बस एक ग्लिम्स लिया और इंस्टेंटली उसका माइंड केओस में चला गया। ब्लैक प्यूपिल लेस आई की तरफ देखते ही फेंट विस्पर्स और क्रेजी रविंग्स उसके ईयर्स में बस करने लगे। वो तुरंत शिवर हुआ, लिड क्लोज किया और एक सिल्वर ड्रैगर के साथ स्पिरिचुअल वॉल सील बनाई। बॉक्स को अपने क्लोथ्स के अंदर पॉकेट में फिक्स किया और अपना एक्स शोल्डर पे एडजस्ट करके ट्रेनिंग फील्ड की तरफ निकल पड़ा। वहाँ क्वारंटीन में एक्सप्लोरेटरी टीम मेंबर्स ग्रुप थे, विस्पर्ड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी की नज़र उन पे पड़ती वो एकदम ज़ॉम्बी जैसी साइलेंस में खड़े हो जाते। डेरिक के माइंड में एक हॉरिफिक इमेजिनेशन फ्लिकर हुआ, अगर मैं अभी बॉक्स ओपन करूं, सब एक साथ अपनी ठंडी इमोशनलेस आंखों से मुझे घूरेंगे। वो थोड़ा पैनिक फील करके अपने आप को काम करने लगा। पेशेंस, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। सिटी ऑफ सिल्वर के स्पायर के टॉप पर चीफ कॉलिन एलियार्ड अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। सडनली उसने एक कॉर्नर की तरफ ग्लैंस किया। वहाँ एक डिस्टॉर्टेड ह्यूमन लाइक शैडो खड़ा हुआ था। उस शैडो की वॉइस मेटल स्क्रैपिंग जैसी थी। योर एक्सीलेंसी। डेरिक बर्ग ने एक और रिचुअल होल्ड किया। ये बिस्टोनमेंट रिचुअल लग रहा था। उसे एक आयरन बॉक्स मिला, अंदर कुछ था जो एक्सट्रीमली ईवल और डेंजरस फील हुआ। आपको एक्शन लेना होगा, वरना वो सूनर और लेटर एक ईवल गॉड समन करेगा। कॉलिन का फेस ग्रेव हो गया, लेकिन उसने तुरंत काम स्टैंस ली। वेट, हम अभी भी समझ नहीं पाए कि वो एमोन का अवतार 42 साल तक डंजन में क्यों था। अगर उसका इंटेंशन सिर्फ हमें डिस्ट्रॉय करना होता तो वो डायरेक्टली कर सकता था। शायद ये हमारी हिडन होप है, जब एपोकलिप्स आएगा तब सर्वाइव करने का एक चांस। लाइटिंग ने उसकी वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। रूम एक सेकंड के लिए ग्लेयर में दिखने लगा। मीनवाइल इन बैकलैंड में क्लेन को फाइनली मिस मैजिशियन का प्रेयर रिसीव हुआ। फोर्स ने सक्सेसफुली पहले 2 चैप्टर्स कॉपी किए थे।
ग्रे फॉग के अंदर बैठकर क्लेन ने पेजेस खोले और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किया और तुरंत एक स्ट्रेंज इरिटेबिलिटी उसके अंदर राइज हुई। वर्ड्स में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, पेपर भी नॉर्मल, लेकिन फिर भी मूड डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। उसने बुक ऑफ सीक्रेट्स के पैसेजेस रिकॉल किए। आंसर ग्रेजुअली क्लियर हुआ। सर्टेन एग्जिस्टेंस को जब डिटेल में डिस्क्राइब करते हो तभी वो टेक्स्ट फॉर्म में भी रीडर के साइक पे इफेक्ट करते हैं और सबसे डेंजरस होते हैं गॉड्स के रिलेटेड रिकॉर्ड्स। साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड एक अब्राहम एंड सिस्टर का ट्रैवलॉग था। उसने स्पिरिट वर्ल्ड में अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए थे। चैप्टर 1 में लिखा था, स्पिरिट वर्ल्ड में हमेशा 7 प्योर लाइट्स ब्लैंकेट करते हैं। हर लाइट एक अलग नॉलेज डोमेन रिप्रेजेंट करता है। ये रेज अलाइव हैं जैसे स्पिरिट बॉडीज। काफ़ी रिचुअल्स एक्चुअली इन्हीं लाइट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए होते हैं, इसीलिए मिस्टिसिज्म में स्कॉलर्स इन्हें मास्टर या टीचर कहते हैं। और उन लाइट्स ने अपना एक ग्रुप बनाया था, एक सीक्रेट ब्रदरहुड जो स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवलर्स को नॉलेज देते हैं। नाम था ग्रेट वाइट ब्रदरहुड। चैप्टर 2 में उस अब्राहम एंसेस्टर ने अपनी एनकाउंटर डिस्क्राइब की थी एक येलो लाइट से जिसका नाम था वेनिथन। चैप्टर 397 ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस की मदद से क्लेन ने अपने दिमाग को जल्दी ठीक किया और फिर से साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड का दूसरा चैप्टर पढ़ने लगा। पहले चैप्टर ने उसके अंदर जो खिड़की खोल दी थी स्पिरिट वर्ल्ड के 7 लाइट्स ग्रेट वाइट ब्रदरहुड, अब उसके सामने एक नया और ज़्यादा परेशान करने वाला चेहरा सामने आया, वेनिथन येलो लाइट। नोटबुक का ट्रैवलर एक अब्राहम फैमिली का मेंबर बताता है कि जब वो स्पिरिट वर्ल्ड की गहराइयों में घूम रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। लेमन येलो रोब्स, सेमी ट्रांसलूसेंट बॉडी और वो प्योर लाइट क्रीचर जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसकी एटीट्यूड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, वार्म, फ्रेंडली और इज्जत से भरी। ट्रैवलर ने बिना झिझक के उस एल्डर से बातचीत की और पता चला कि वो ही येलो लाइट वेनिथन है, रीजन और अडेप्टेशन का अवतार, एस्ट्रोमैंसी का सिंबल और एमरल्ड उसका जेमस्टोन। वेनिथन ने एक प्रोफेसी बताई जो सीधा कॉस्मोस से निकलती लगती थी, कास्टिंग वंस गेज फ्रॉम द कॉस्मोस, द लैंड शैटर, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल सीज टू एग्जिस्ट। सीधा, सिंपल और डराने वाली बात। वर्ल्ड एंड विद इन 200 ईयर्स। क्लेन जब ये पढ़ता है तो उसके अंदर एक ठंडक सी चल जाती है। नोट्स के पीरियड को टैली करते हुए मैथ चलती है, रोजेल का काउंसलशिप, ईयर्स काउंट करना और एक अनकंफर्टेबल कैलकुलेशन निकलती है। अगर वेनिथन ने ये प्रोफेसी रोजेल के ज़माने में बताई थी और रोजेल काउंसिल बनते 1173 में, तो अब का टाइम विंडो 176 ईयर्स के आसपास लग रहा है। 200 ईयर्स के अंदर एंड पॉसिबल लगता है। क्लेन का दिमाग में एक छोटा सा अलार्म बीप करता है। 2 to 3 डिकेड्स, ये प्रोबेबिलिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लोज थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वेनिथन का ये कहना था कि ग्रेट वाइट ब्रदरहुड के रूलर्स कभी कभी रियल वर्ल्ड में ह्यूमन फॉर्म्स में आते और अपने डोमेन की नॉलेज सिखाते। इसका मतलब कुछ बड़े मेंटोर जो सेंचुरीज तक हमारे कल्चर में आए, वो शायद इन लाइट्स की इनकारनेशंस थे। डी फॉर्स मैन जैसा एस्ट्रोनॉमर जो प्रूव कर गया कि वर्ल्ड एक प्लैनेट है, वेनिथन का इंसानी अवतार हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी खुद में डिस्टर्बिंग है और फैसिनेटिंग भी। क्लेन सोचता है रोजेल का कौन सा इनकारनेशन कौन से लाइट से जुड़ा हुआ होगा। नोटबुक वाला ट्रैवलर रोजेल को एम्परर नहीं कह के रोजेल बुलाते हैं। इससे क्लेन को लगता है कि ट्रैवल का टाइम तब था जब रोजेल अभी एम्परर के स्टेटस पर नहीं पहुंचा था, या फिर अब्राहम फैमिली के कुछ भी ऑर्डर्स हमेशा टूडोर एम्परर को ही सच्चे एम्परर मानते रहे। पॉलिटिक्स और मिस्टिसिज्म दोनों का मिक्सचर। लेकिन क्लेन के पास फिलॉसफी छोड़िए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुरंत वापस आ गए। यकीनन उसके पास ऐसे बहुत से खर्च और एम्बिशंस थे, फेसलेस बनने के लिए पोशंस के पैसे और बाइसिकल पेटेंट के लॉयर की लेटर। वो सोचता है कि सीक्वेंस 6 के लिए इंग्रेडिएंट्स 1500 प्लस पाउंड तक जाते हैं और सप्लीमेंट्री चीज़ें 1000 फेस्ड हंटर का ब्लड, डीप सी नागा का बाल, वर्स्ट केस एक्सपेंसिव। पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन उसके पास कुछ ऑप्शंस भी थे। शेरिफ और इंट्रोगेटर के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स जो अब मार्केट में गए हुए थे। मिस मैजिशियन जाओ के लिए शेरिफ का कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व करना उसका प्लान था। 600 पाउंड्स का डील। क्लेन अंदर अंदर छोटा सा स्माइल करता है जब जाओ और फोर्स के बीच पैसे की बात घूमती है। सच में वर्ल्ड का मिस्टिसिज्म और प्रिटी फाइनेंशियल रियलिटी एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ा होता है। तभी जाओ आती है, ब्रेथलेस, ईस्ट बोरो से अभी वापस आई, कपड़े अभी भी हल्के से डैम्प उसके हाथों पर लटक रहे थे। उसका चेहरा एक्साइटेड था पर थोड़ा परेशान भी। वो फोर्स से सीधा पूछती है, शेरिफ इंग्रेडिएंट्स का सेलर कौन है? सच में 600 पाउंड्स, वेरिफिकेशन कैसी होगी? फोर्स एक्सप्लेनेशन देती है, स्ट्रिक्ट एंट्री, रेपुटेशन चेक्स, जाओ के सपने छोटे नहीं। वो सोचती है कि शेरिफ बनने पर पैसा ही पैसा कमाएगी। फोर्स ऑनेस्ट फ्रेंड कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अगर मिस ऑड्रे अनअवेलेबल हुई तो मैं बोल दूंगी। सीन शिफ्ट करता है सिटी ऑफ सिल्वर। डेरिक ट्रेनिंग फील्ड से घर वापस आता है।
उसने आज क्वारंटीन के बारे में पूछा। लाइटनिंग काम होने पर रिलीज मिलेगा। हैंगमैन के वर्ड्स उसके हेड में रिपीट हो रहे थे। यूज दिस टू डिफ्लेक्ट सस्पिशियन बट डू इट केयरफुली। शो एन एब्रेशन इन अ टीम मेंबर सो काउंसिल विल नोटिस। हैंड ओवर द सस्पेक्टेड वॉर्म ऑफ टाइम एज एविडेंस। डेरिक को पता है कि प्लान रिस्की है, पर अगर उनका गोल सिटी को बचाना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। डेरिक ऑल्टर के पास बैठा है, कैंडल के फ्लेम पर एक सेकंड नजर डालता है और फिर मिस्टर फूल को क्वाइटली कॉल करता है। ग्रे फॉग के बीच से एक रिप्लाई आता है, ब्लंट और कंसाइज। टच द आइटम इन द आयरन बॉक्स। डू नॉट एक्सीड 3 हार्ट बीट्स। प्रिपेयर योर सेल्फ इन एडवांस। पे अटेंशन टू द ओरिजिन्स ऑफ द ब्लैक लाइन्स। डेरिक के अंदर एक क्विक थ्रिल चलती है। इतनी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कम ही आते हैं। वो डीप ब्रेथ लेता है, आयरन बॉक्स का सील धीरे से लिफ्ट करता है और हाथ डालते ही एक आइस कोल्ड सरफेस टच करता है। एन इमीडिएट विजुअल ब्लैक इल्यूजरी लाइंस फ्लड ऑफ साउंड लाइक अ रोर इन ईयर्स। डेरिक के बॉडी को कन्वल्स आता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, सलाइवा ड्रिप करता है। वो स्ट्रगल करता है पर उसका फोकस एक ही चीज़ पे, ब्लैक लाइंस कन्वर्ज। एक शैडो फॉर्म दिखाई देता है। ये शैडो फ्लीटिंग एब्स्ट्रैक्ट उसके माइंड में एक इमेज ड्रॉप करता है, एक थिन सिलूट, स्लो पेशेंट वॉचिंग। डेरिक हाथ को जल्दी से पुल बैक करता है एंड बॉक्स फिर से सील करता है विद अ वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पानी का ग्लास एक सिप लेके उसका हार्ट बीट स्टडी करता है। अब वो कंफर्म कर लेता है कि मॉनिटरिंग रियल है। थोड़ी देर बाद नॉक नॉक ऑन डोर। डेरिक स्टिल शेकन आस्क्स हु इज इट। डोर से एक लाउड जोवियल वॉइस आंसर करती है, डार्क। इट्स मी, डार्क। The exploratory team has been removed from quarantine. Weren't you interested in knowing about our experience this time? डेरिक के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मिक्स चलता है, रिलीफ, ड्रेड, अपॉर्चुनिटी। टीम अब ओपन है। अब अगर वो हैंगमैन का प्लान एग्जीक्यूट करे तो एक कंट्रोल कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है, पर अगर किसी ने ऑलरेडी उनको वॉच कर लिया है तो सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। डार्थ के स्माइलिंग फेस के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं? क्या उनके अंदर से कोई अभी भी करप्टेड होगा? डेरिक की आंखों में एक खातिर खौफ और रिजॉल्व दोनों नजर आते हैं। वहीं क्लेन बैक इन द ग्रे फॉग पैलेस नोटबुक बंद करके अपने अदर टास्क की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेटर टू लेपार्ड अबाउट द बाइसिकल पेटेंट, अ कैलकुलेशन ऑफ हिज करंट कैश, 624 पाउंड्स इन नोट्स प्लस 5 गोल्ड 1 पाउंड कॉइन्स, 7 सोली एंड कॉपर पेनीज, हर पेनी का हिसाब। और एक प्लान टू सेटल कोऑर्डिनेट द शेरिफ कैरेक्टरिस्टिक टू हेल्प जाओ। फिर से उसके हेड में एक छोटी सी प्राइवेट होप उभरती है। अगर मिस मैजिशियन कैन राइज दो 600 पाउंड्स, मे बी शी विल ओ मी अ फेवर वन डे। ऑल्सो द वर्म ऑफ टाइम एंड वेनीथन्स प्रोफेसी, सब चीज़ें एक चेन होकर खतरा बन सकती हैं। सीन एंड होता है एक क्लिफ हैंगर के साथ। डार्क के प्रेजेंस से रूम में एक चार टेंशन आ चुकी है। डेरिक डीप ब्रेथ लेता है, अपने एक्स को टाइटन करता है और ट्रेनिंग फील्ड के डोर की तरफ निकलता है, डर के साथ एक नया प्लान बनाने को तैयार। चैप्टर 398। डेरिक ने जैसे ही दरवाजे के पीछे से सुना इट्स मी, डार्क, उसके जहन में तुरंत उस दोस्त की तस्वीर उभर आई। एक एवरेज हाइट का लड़का, थोड़ा हेल्दी बिल्ड, हमेशा एक ब्राइट फ्रेंडली स्माइल के साथ। पहले वो उन्हीं जनरल एजुकेशन क्लासेस में होता था जिसमें डेरिक भी था और पेट्रोल स्क्वाड में भी उनके साथ रहता था। लेकिन फॉलन क्रिएटर के हाफ डिस्ट्रॉयड टेम्पल से वापस आने के बाद डार्क बदल गया था। अब उसके चेहरे पे वही पुराना सनशाइन जैसा स्माइल तो था, लेकिन वो बस एक मास्क लगाता था। अंदर से वो ज़्यादा चुपचाप और अलग हो चुका था। यही वजह थी कि डेरिक के स्पाइन में एक ठंडी सी कपी आ गई। क्वारंटीन से निकलते ही सीधा मेरे घर क्यों आया? अगर नॉर्मल होता तो पहले अपने घर जाता, फैमिली को मिलता, लेकिन सीधा यहाँ आना कुछ तो गलत है। डेरिक के दिमाग में एक और ख्याल बिजली की तरह आया। क्या एल्डर लोविया ने उसे भेजा है? शायद वो जानती है कि मैंने उनकी एबनॉर्मलिटी नोटिस की है और अब डार्क को मेरा टेस्ट लेने या मुझे ख़त्म करने भेजा गया है। शुरू में डर ने उसके दिल को कस के पकड़ लिया, लेकिन फिर उसने मिस्टर हैंगमैन की बात याद की। अगर कोई सही ऑडियंस नहीं मिलता तुम्हारे विटनेस के लिए तो उसी बियॉन्डर को यूज़ करो जो तुम्हें मॉनिटर कर रहा है। और इसी वक्त डेरिक को पता था शैडो में एक मॉनिटरिंग प्रेजेंस छुपी है। अगर डार्क ने कुछ अटैक किया तो वो प्रेजेंस खुद देखेगी और उसके लिए ये सबूत बन जाएगा कि डार्क एबनॉर्मल है। एक तरह से ये एक मौका था। उसने खिड़की के बाहर देखा, आज लाइटनिंग अनयूजुअल स्लो हो गई है। एक एक करके मिनट बीत रहा था और तभी एक स्ट्रीक स्काई को रोशन करता है। बाकी वक्त सिटी ऑफ सिल्वर अंधेरी खाई जैसे में डूबी हुई थी। नॉर्मली डेरिक ऐसे लम्हे में बिना कैंडल के सोचता रहता था अंधेरे में। उसे डार्कनेस का डर नहीं लगता था क्योंकि वो खुद लाइट सप्लायंट था, लेकिन उसे पता था ये रिस्क डेंजरस था। सिटी ऑफ सिल्वर में भी कभी कभी मॉन्स्टर्स अंधेरे से फूटकर बाहर आ जाते थे। नॉक नॉक। डार्क ने फिर से जोर से नॉक किया। पहले वो कभी ऐसे रूड नहीं करता था, हमेशा पोलाइट रहता था। डेरिक के दिल में एक दर्द भरी सोच आई, डार्क सच में बदल गया है। डेरिक ने वुडन बॉक्स से एक कैंडल निकाली,
टेबल के बीच रखा और अपने फिंगर्स में एक गोल्डन फ्लेम कॉन्ज्यूर करके उसे जला दिया। कैंडल ने एक फेंट बट पंजेंट स्मेल छोड़ी जो कि मॉइस्चर फैट से बनी थी, जैसे सिटी ऑफ सिल्वर की हर कैंडल होती थी। हर कैंडल की अपनी स्मेल होती थी, उस मॉइस्चर के हिसाब से जिससे निकाली गई हो। डीप ब्रेथ लेते हुए उसने दरवाज़ा खोला। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? डार्क ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं कैंडल्स ढूंढ रहा था, डेरिक ने जवाब दिया, लेकिन उसने कभी अपनी बैक उसकी तरफ नहीं की। दोनों एक साथ वॉक करके टेबल तक आए और अपनी जगह पर बैठ गए। तुम ट्राई करना चाहोगे? मैंने अभी डूम फ्रूट्स ट्राई किए हैं। डार्क ने अपनी कमर से एक छोटी पाउच निकाली। डूम फ्रूट सिटी ऑफ सिल्वर का एक रेयर स्नैक। ये डूम ब्लड वाइन पर उगते थे, एक तरह का मॉइस्चर प्लांट जो कॉप से न्यूट्रिएंट्स लेता था। ब्लैक थंब साइज फ्रूट्स क्रिस्पी और स्वीट टेस्ट देते थे, लेकिन बिल्कुल भी फिलिंग या न्यूट्रिशियस नहीं होते थे। प्योर लग्जरी स्नैक जिसे पेट्रोल स्क्वाड के मेरिट पॉइंट्स से एक्सचेंज किया जा सकता था। डेरिक ने तुरंत मना कर दिया। नो, ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम चाहो। डार्क ने कुछ डूम फ्रूट्स टेबल पर गिरा दिए और खुद एक माउथ में डालकर क्रंच करने लगा। डेरिक थोड़ा रुक के बोला, क्या तुम्हें टेंपल के नीचे मॉइस्चर्स मिले थे? काफ़ी मिले थे, डार्क ने स्माइल के साथ कहा, लेकिन वो वीक थे, हमने इजीली एलिमिनेट कर दिए। वहाँ पहले से ही सब कुछ डिस्ट्रॉयड था, स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर्स कब के निकल गए थे। फिर उसने थोड़ा ड्रामेटिक पॉज लिया और बोला, लेकिन हमने कुछ और चीज़ भी डिस्कवर की, स्ट्रेंज प्लांट्स, मशरूम जैसे, बहुत ही ब्राइट और इतने टेम्पटिंग कि लगता था बस खा जाओ। और फिर डार्क ने अपने दूसरे पाउच से एक मशरूम निकाला। स्टेम बिल्कुल मिल्की वाइट, कैप ब्लड रेड क्रिस्टल जैसे गोल्डन स्पेकल्स के साथ। जैसे ही वो कैंडल के लाइट में चमका, डेरिक का मुंह पानी से भर गया। उसे ऐसा फील हुआ जैसे दिनों से भूखा हो। ये लो, एक तुम्हारे लिए। डार्क ने मशरूम उसके आगे रखा। डेरिक ऑलमोस्ट रिफ्लेक्सिवली उसे उठाकर खाने ही वाला था, लेकिन अपने आप को रोक लिया। उसने फोर्स करके कहा, मैं कल ट्राई करूँगा। डार्क बस स्माइल करता रहा और अपने डूम फ्रूट्स खाता गया, लेकिन डेरिक की आंखें बार बार उस मशरूम पे जा रही थीं। कैंडल लाइट में वो मशरूम बस एक ईट मी कह रहा था, लेकिन उसके अंदर एक और वॉइस थी, नो, ये ट्रैप है। अगर तुमने खा लिया तो तुम भी करप्टेड बन जाओगे, डार्क की तरह। उसने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूछा, और क्या मिला एक्सप्लोरेशन में? डार्क के टोन में सडनली सीरियसनेस आ गई। हमने म्यूरल्स देखे। तुम्हें याद है वो स्टैचू टेंपल में, अपसाइड डाउन क्रूसिफाइड मैन कवर्ड इन ब्लड? याद है, डेरिक ने बस एक ग्लांस मशरूम की तरफ डालकर जवाब दिया। म्यूरल्स बताते हैं कि वो स्टैचू उनका गॉड था, जो हम सबका क्रिएटर है, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट। उनके हिसाब से कैटेक्लिज्म के वक्त उसने हमारे लिए सारे सिंस अपने ऊपर ले लिए, इसीलिए अपराइट से अपसाइड डाउन हुआ और हमारी जगह क्रूसिफिक्शन बियर की। उसके ब्लड ने सिटी ऑफ सिल्वर को बचाया। हम लोग अबैंडन नहीं बल्कि चोजन वंस हैं। डेरिक के दिल में तुरंत कॉन्ट्राडिक्शन आई। अगर हम चोजन हैं तो बाहर की दुनिया कैसी सेफ और प्रॉस्परस है? क्यों सिर्फ हम लोग मॉन्स्टर्स और डार्कनेस में झेल रहे हैं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डार्क आगे बोला, अगर हम रिचुअल्स में बस थोड़ा एडजस्ट करें, सिंबल्स और ऑनरिफिक नेम चेंज करें, हम फिर से लॉर्ड का रिस्पॉन्स पा सकते हैं। डेरिक का दिल तेज धड़क रहा था। ये करप्ट हो गया है, ये फॉलन क्रिएटर का वर्शिप है, लेकिन उस मशरूम की इरेसिस्टिबल टेम्पटेशन अब भी उसे खींच रही थी। उसने अपनी गेज कैंडल फ्लेम पे शिफ्ट की और डिसाइड किया, यही वक्त है। वो कामली बोला, मैं तुम्हें पानी लाता हूँ, और फिर अपने माइंड में मिस्टर हैंगमैन की प्लान को याद किया। किचन में जाते ही उसने अपने लिप्स हिलाए धीमी आवाज़ में, योर डिवोटेड सर्वेंट्स प्रे फॉर योर अटेंशन। आई प्रे फॉर यू टू टेक हिज ऑफरिंग्स। आई प्रे फॉर यू टू ओपन द गेट्स टू योर किंगडम। रूम में एक गेस्ट ऑफ विंड फूट उठी, जैसे रिचुअल ने हवा को छेड़ दिया हो। डार्क ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसके ब्लू आइज में एक अननेचुरल रेड ग्लीम चमक उठी। उसके हाथ में डूम फ्रूट सडनली फ्लैश बन गया। ये कोई फ्रूट नहीं, एक ह्यूमन फिंगर था, और टेबल पे जो ब्लैक फ्रूट्स पड़े थे सब इंसानी उंगलियां निकली, और जो मशरूम डेरिक के सामने रखा था वो अब एक स्कैल्प था, छोटे ब्लैक हेयर के साथ ब्लड ड्रिपिंग। डेरिक के स्पाइन में एक हॉरर का सुनामी चढ़ गया। डार्क की आवाज़ अब एक कोल्ड डिस्टॉर्टेड एको बन चुकी थी, What were you doing?